आदिवासी समुदाय के पास संपत्ति के तौर पर एकमात्र ज़मीन है और इस ज़मीन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए CNT SPT एक्ट कानून जो है वो अब से 117 साल पूर्व बनाया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था कि सुरक्षा कवच के रूप में जो है आदिवासी ज़मीन का सुरक्षा हो। लेकिन क्या इस कानून का पालन हो रहा है? आदिवासी समाज का ज़मीन सुरक्षित है, संरक्षित है? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। दादा, 117 साल हो गया जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, और इस कानून में ऐसा प्रावधान भी किया गया कि आदिवासी समाज का 1 इंच भी ज़मीन जो है हाथ से नहीं निकले। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। NDA सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और NDA के चुना ना। लेकिन 117 साल में आप और झारखंड बने हुए 25 साल होने को है। आदिवासी के पास पहले जितना ज़मीन था, क्या आज की तिथि में उतना ज़मीन है? देखिए दीपक जी, 11 तारीख को जो CNT एक्ट का बना हुआ तकरीबन 117 साल पूरा हो जाएगा, और ये 117 साल ये बहुत लंबा काल होता है। और ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा यह कानून सुरक्षा कवच के रूप में आदिवासियों का ज़मीन का संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए बनाया गया। और उनको लगा कि आदिवासी ज़मीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे मछली को आप पानी से निकाल देंगे तो बिन पानी का मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उस तरह से आदिवासी का अगर ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो वो भी तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके आदिवासियों का सुरक्षा कवच के रूप में ये कानून को बनाया गया। इवन इतना तक कर दिया गया कि आदिवासी भी आदिवासियों का ज़मीन को नहीं ले सकता है। थाना क्षेत्र का मैंने ये रखा गया, सीमा बाध्यता रखा गया, सीमा के अंदर में रखा गया पूरा कानून। बहुत कड़ा कानून, इसीलिए हमने पहले ही आपको कहा कि आदिवासी का सब कुछ उसका ज़मीन है। लेकिन 11 तारीख को 117 साल पूरा होने जा रहा है इस कानून का बना हुआ। अगर आप इसको मूल्यांकन करेंगे तो आदिवासी के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब जो कुछ भी बचा अगर है तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए, ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आज आप देखेंगे इसी के चलते डेमोक्रेसी भी का बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ मानने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने इसको जब सदन में रहा तो लगातार ये डेमोग्राफी की बात और आदिवासियों का ज़मीन को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, इसके संबंध में लगातार सदन में मैंने बात इसको उठाते रहा। प्रोसीडिंग भी देखा जा सकता है। आज बहुत चिंता का सवाल है। राज बना हुआ 25 साल हुआ, रजत जयंती के रूप में लोग मनाएंगे आपके 15 तारीख को। लेकिन आज जो स्थिति हुआ पूरी जगह, अब तो ना केवल राजधानी बल्कि राजधानी से बगल वाले अगल बगल भी जो CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो ज़मीन का लूट मचा हुआ, ये बहुत चिंता का सवाल है। और आने वाले दिन में इस पर अगर सख्ती से इसका पालन नहीं किया गया, अंकुश नहीं लगाया गया, तो हमें लगता है कि आदिवासियों के लिए बहुत ही जिसको कहा जाए कि बुरा दिन होगा।
ये इतना बड़ा, इतना कड़ा कानून रहने के बाद भी आदिवासी जमीन जो है आदिवासियों के हाथ से निकलते जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे क्या है कि सरकार किसी की भी बनी, सरकार को इच्छा शक्ति होना चाहिए। और कोई भी सरकार, विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं किया जाता, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, लोग अपना लाभ हानि के अनुसार यहाँ शासन सत्ता चलाया, आज चलाता है, आज चलाना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर, उनका वोटर आपका मैक्सिमम उनके 99% वोटर उसका आपका अगर आप बोलिएगा तो वे सारे लोग आपका गैरकानूनी तरीके से ज़मीन में बसा हुआ है, पूरा CNT एक्ट को उल्लंघन करके ज़मीन लिया है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेक्ट करते हैं। उदाहरण तरमर हटिया को मैं बता दे रहा हूँ आपको, उदाहरण के लिए हटिया विधानसभा, उनको वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है। जहाँ तक बात है बाकी चाहे गठबंधन का ये हो, पूरा ये सरकार का इच्छा शक्ति होना चाहिए। आदिवासियों के हित के बारे में जो होना चाहिए वो बिल्कुल हमको लगता है कि उसका आदिवासियों का हित को दरकिनार कर दिया गया, और इसका लाभ पदाधिकारी भी लेते हैं। पॉलिटिकल शक्तियाँ भी वही लूंज पूंज स्थिति में है, और इसका लाभ आपका पदाधिकारी लेते हैं पूरा। ये राज मैं लगातार डे 1 से, जब मैं सदन पहुंचा था तभी से कहता था कि ये राज दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। ये कोई महाराष्ट्र नहीं है, ये तुम्हारा बंगाल या तो आपका दिल्ली की तरह या दूसरे राज्य की तरह ये नहीं है। इस राज्य में आपको आदिवासियों के लिए एकदम रेडिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऑलरेडी नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ, उसका सिर्फ पालन करना है। शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल है यहाँ पर, आप उसका सख्ती से पालन करें। लेकिन कोई भी सरकार आकर के इसका पालन नहीं करती है। एक बात ये भी हो सकता है क्या, चूँकि अभी भू माफियाओं का जो है वर्चस्व कहीं ना कहीं बढ़ा है, आपको गांव-गांव में आपको भू माफिया मिलेगा, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जमीन हाथ से निकल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे शक्ति, ऐसे लोग, मैं तो आप तो को तो मैं आपको कई एक बार इंटरव्यू दिया हूँ कि ऐसे जो भू माफिया को तो जिला बदर भी करना चाहिए, मैं तो बोला हूँ इसमें चिन्हित भी करना चाहिए। तो इसके लिए सरकार, शासन प्रशासन में इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो शासन प्रशासन में जब इच्छा शक्ति में कमज़ोर होता है तो पदाधिकारी इसका लाभ लेते हैं पूरा। और आए दिन यहाँ ज़मीन का देख रहे हैं, कई एक ऐसे पदाधिकारी ज़मीन का खेल में IAS अफसर तक जेल चले गए। मतलब कि भू माफिया और अफसरों की जो है साठगांठ से भी ऐसा काम चल गठजोड़ है, गठजोड़ है। इसीलिए अच्छा, आदिवासी भी चाहे सामाजिक संगठन हो या पॉलिटिकल नेता हो, खुल के बोलते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए कहें या पॉलिटिकल लाभ करने के लिए प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये तमाम बातों पर सरकार को इस पर सख्ती से इसको एक जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। और इसके लिए जो भी हैं, जैसे आपका आज तक CNT एक्ट का उल्लंघन करने वालों को कहीं कोई ना कोई, कहीं कुछ सजा किसी को नहीं मिला है, इसलिए मनोबल भी बढ़ा। आप उसको पहले आपको आपका SR कोर्ट के द्वारा आपका उसको वापस होता था, लेकिन आप वापस ज़मीन को वापस करा देना, लेकिन जो दोषी व्यक्ति है उनको किसी को ना कठोर कार्रवाई की गई उस पर, ना उस पर कहीं जेल भेजा गया, ना उसको अर्थदंड ही लगा कहीं पर। तो इस तरह मन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते ही जा रहा है। और ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, और आज एक उद्योग बना हुआ है, और ये यहाँ तो आदिवासियों का ज़मीन है भाई,
तो आप उसका पूरा अगर बोलिएगा तो उसका कुपभाजन तो ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और इसमें हमने पहले ही आपको कहा कि कुछ लोग हमारे लोग ही इस पर मिले हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को सरकार तो इसको आदिवासियों की बात कहते हैं, हम पॉलिटिकल लोग राजनीति करते हैं, तो आदिवासी को प्रोटेक्ट करना होगा। तो आदिवासियों के लिए जो कानून बना हुआ है उसको सख्ती से पालन करना होगा, चाहे परिणाम जो भी है। हम कल और आप इसको आप सख्ती से पालन करेंगे तभी आप यहाँ शासन भी कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा दिन आप शासन नहीं कर सकते। आदिवासी को उनको आप नुकसान पहुंचा करके आप ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते हैं। ये तो एक चीज़ है कि कानून है उसका अनुपालन नहीं हो रहा, जिसके वजह से ज़मीन जो है आदिवासियों के हाथ से निकलता जा रहा है। जो कानून सुरक्षा कवच के रूप में है, लेकिन यही कानून क्या आदिवासी समाज के विकास का बाधक भी है? क्योंकि कोई भी बैंक जो है ऋण देता नहीं है और आदिवासियों के पास एकमात्र संपत्ति के तौर पे ज़मीन है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। नहीं, हम इसको बाधक नहीं मानते हैं दीपक जी। सरकार को रास्ता निकालना होगा। आखिर TAC है यहाँ पर, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी भी है। बहुत सारी बातें में कुछ चीज़ें में संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन को लाने के लिए अब जब संशोधन की बात होगी तो कुछ उस पर शब्दों का हेर फेर है। तो आदिवासियों के लाभ के लिए इसको संशोधन करने की ज़रूरत है। तब है इसको डिबेट होनी चाहिए, पूरा बहस होनी चाहिए सदन में। थोड़ी सी संशोधन करने के बाद में तो हम तो देखें इसमें एक बार इस पर सहमति बनी थी आपका इत्यादि कृषि, उसमें कुछ शब्दों में इधर उधर हो जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा, उसमें बाधा नहीं होगा। तब है कि उस पर थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। ये संशोधन बातें पब्लिक डोमेन में लाने के बाद इसको सदन में पूरा पुरजोर बहस होना चाहिए, अपनी बात को सदन में आना चाहिए, ताकि लोग उनके हित के लिए आप उनके कुछ चीज़ें, बहुत सारे कई बार संशोधन हुआ है, लेकिन आदिवासियों को उनके हित के लिए आप संशोधन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आप उसका आहित ना हो, लेकिन हित के लिए आपको कुछ ना कुछ उस पर आपको समय के अनुसार आपको करना होगा। अन्यथा हम उनका लाभ, उनको बिजनेस व्यापार में उसको लाभ हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उनका हित में ध्यान में रखते हुए बारीकी से इस पर कानून विशेषज्ञों से बात करते हुए इस पर आगे बढ़ने का जरूरत है। आप आदिवासी समाज से भी आते हैं और आदिवासी समाज की स्थिति को आप बखूबी समझ भी रहे हैं। पढ़ लिख ले रहे हैं लोग, बच्चे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा। अब नौकरी जब नहीं मिल रहा तो उसके सामने क्या है? जो ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, तो उसके सामने क्या है? सामने बिजनेस व्यापार दिखता है कि वो कर सकता है, लेकिन अगर आप पूरे रांची या झारखंड में अगर देखें तो बिजनेस व्यापार में सबसे नीचे है आदिवासी समाज। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन में आप मजबूर मत कर दें। आज समय बदल गया, लोगों का जो आवश्यकता होता है तो उनको एक ही सहारा दिखता है, ज़मीन। और दलाल भी आपका इसी ताक में रहता है, औने पौने दाम में पूरा करोड़ों का उसका जो संपत्ति है चला जाता है। इसी चीज़ों को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और हम लोगों को उनको एक सहारा के रूप में उनके बिजनेस व्यापार को मजबूती देने के लिए इस पर भी सरकार कोई पहल करनी चाहिए। सरकार होती है, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। आज इन तमाम ऐसे चीज़ों में कोई चिंतन नहीं है यहाँ पर। और हमारे आदिवासी भी हम जो हैं, हम इस चीज़ों को सरकार को हम उसको आईना दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम फिजूल की चीज़ों में हम
फंसे हुए हैं पूरा फिजूल की चीज़ों में। नया पीढ़ी कोई आप देखें, अभी हाल के दिनों में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। डिबडी में जो घटना हुआ, स्थानीय तय का लड़ाई के लिए डिबडी के लोगों का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। डिबडी के लोग आपका 3 लोग आपका वहाँ शहीद भी हुए डोमिसाइल आंदोलन में। वहाँ चाहे आदिवासी, ईसाई आदिवासी हो या हमारे सरना आदिवासी हो, सारे लोग मिल करके सबसे बड़ा आंदोलन का अगर कोई रूप दिया था तो डिबडी को वासी लोग रूप दिया था। लेकिन इस राज्य में कुछ शक्तियाँ ऐसे काम कर रही हैं जो तोड़क सकती है, और हम छोटी छोटी चीज़ों में कुछ चीज़ों को हम समझने का काम नहीं करें। आज ज़रूरत हो चाहे वो सरना आदिवासी हो या ईसाई आदिवासी हो, एक दूसरे का भावना को समझते हुए हम अपना एकता को हम बरकरार रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपका, चूँकि इसलिए कि आप किसी घर में, आप मेरे ही परिवार में आप देखेंगे, हमारा परिवार में टोटल सब लोग आपका सरना आदिवासी है, एक परिवार आपका ईसाई आदिवासी है। कुछ शक्तियां जो घुस गए हैं, इस बात को समझ। आज डिबडी में जो एकता का तोड़ना, डिबडी के लोगों का जो ताकत था उसको कमज़ोर करना, ऐसी चीज़ें आपकी आ रही है। इसलिए अब इस चीज़ों को मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग, हम लोग भी ऐसे चीज़ों को, जो यहाँ परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है, सरकार को इन तमाम मामले में सरकार को इस को आईना दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हम भटक करके हम दूसरे दिशा की ओर चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। चलिए, तो अब 11 नवंबर को CNT एक्ट कानून के बने हुए 117 साल हो जाएगा, 117वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। जगह जगह पे कई तरह के कार्यक्रम होगा, चिंतन मंथन होगा। तो आप भी चिंतन मंथन करें कि इस कानून का पालन कितना हो रहा है और क्या इस कानून के वजह से आदिवासी समाज विकास के राह पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे कई जो सवाल है, क्योंकि जो सवाल रखे जा रहे हैं वो दिखाई भी पड़ रहा है, तो इसको लेकर आप भी चिंतन मंथन जरूर करें। अपने सहयोगी रवि के साथ पे दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। NDA सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और NDA के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।